इंडिया आजकल रशिया के साथ कुछ जरूरी बातचीत में लगा हुआ है। ये बातचीत सुखोई Su-57 फाइटर जेट को खरीदने के बारे में हो सकती है। ये एयरक्राफ्ट एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है। इंडिया की इसमें दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि उसे अपनी एयरफोर्स के जहाजों को मॉडर्न बनाना बहुत जरूरी है। इंडियन एयरफोर्स इस मुश्किल रीजनल सिक्योरिटी माहौल में एक टेक्नोलॉजिकल बरहत बनाए रखना चाहती है। Su-57 एक बहुत ही मॉडर्न प्लेटफॉर्म है। इसकी क्षमताओं को इंडियन डिफेंस प्लानर्स बहुत ध्यान से देख रहे हैं। ये बातचीत नई दिल्ली और मॉस्को के बीच पुराने डिफेंस रिश्ते को और मजबूत करती है। एक ऐसी पार्टनरशिप जो हमेशा से मजबूत और कई तरह की रही है, जिसमें कई एडवांस्ड मिलिट्री सिस्टम्स शामिल हैं। ये संभावित डील इंडिया की हवाई लड़ाई की ताकत को आने वाले कई दशकों तक काफी बढ़ा सकती है। सुखोई Su-57, खासकर इसका अपग्रेडेड Su-57M वर्जन जो 15 मई 2025 को सामने आया था, IAF के लिए काफी उम्मीदें जगाता है। इस एडवांस्ड वर्जन में AI असिस्टेड सिस्टम्स जैसे फीचर्स हैं। इसमें बेहतर स्टेल्थ खूबियां भी हैं और सुनने में आया है कि सामने से इसका रडार क्रॉस सेक्शन सिर्फ 0.1 स्क्वायर मीटर है, गैप 2S। इसके अलावा इसके लॉन्ग रेंज रडार सिस्टम्स जैसे N036BL का ESA रडार जो 360 डिग्री की जानकारी देता है, आज की हवाई लड़ाई के लिए बहुत जरूरी है। ये एयरक्राफ्ट सुपर क्रूज क्षमता के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें नए NPO सैटर्न AL-51F1 इंजन लगे हैं। K-77M जैसी मिसाइलों के लिए इंटरनल वेपन बेस और हाइपरसोनिक मिसाइलों समेत बड़े पेलोड के लिए एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स इसकी जबरदस्त हमला करने की ताकत को और बढ़ाते हैं। L-402 हिमालयाज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और 101 KS एटॉल IRS सिस्टम इसके बचने की क्षमता और आसपास की जानकारी को और भी बेहतर बनाते हैं। इंडिया को नए फाइटर जेट्स की जरूरत बहुत ज्यादा और तुरंत है। IAF को 100 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट खरीदने हैं। ये खास तौर पर पुराने जनरेशन के फाइटर्स के पुराने पड़ चुके स्क्वाड्रंस को बदलने के लिए है। इनमें से कई पुराने एयरक्राफ्ट अपनी ऑपरेशनल लाइफ के आखिर में हैं। मॉडर्नाइजेशन में देरी इंडिया की डिफेंस तैयारियों में बड़ी कमियां ला सकती है। इसलिए डिफेंस हलकों में इन मौजूदा बातचीत को बहुत अर्जेंट माना जा रहा है। IAF अपनी बड़ी सीमाओं पर संभावित खतरों से निपटने के लिए एक खास स्क्वाड्रन संख्या बनाए रखना चाहती है। ये बड़ी खरीद एयरफोर्स को इस इलाके में एक ताकतवर और भरोसेमंद निवारक शक्ति बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। मई 2025 तक हालांकि इंडियन गवर्नमेंट या IAF की तरफ से कोई पक्की खबर नहीं आई है, लेकिन अटकलें बहुत तेज हैं। सोशल मीडिया समेत कई प्लेटफॉर्म्स पर चल रही अफवाहों से लगता है कि शायद हाल ही में एक इंडियन डेलीगेशन रशिया गया था। इन बिना पुष्टि वाली खबरों से ये भी इशारा मिलता है कि लगभग 25 से 26 Su-57 जेट्स के लिए एक शुरुआती डील जल्द ही हो सकती है। अगर डील पक्की हो जाती है तो रशिया ने इशारा दिया है कि प्रोडक्शन, जिसमें शायद इंडिया में को प्रोडक्शन भी शामिल हो, 2025 या उसके तुरंत बाद शुरू हो सकता है। ये टाइमलाइन थोड़ी मुश्किल लग सकती है, लेकिन इससे पता चलता है कि रशिया इस जरूरी कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए कितना उत्सुक है। डिफेंस की दुनिया इस हाई प्रोफाइल संभावित डील के बारे में किसी भी पक्की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रही है। इंडिया के Su-57 खरीदने की बात वेस्टर्न देशों को कुछ खास पसंद नहीं आई है। यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, फ्रांस और स्वीडन जैसे देशों ने इस पर काफी आपत्तियां जताई हैं। ये देश ग्लोबल डिफेंस मार्केट के बड़े खिलाड़ी हैं। ये कई मामलों में इंडिया के अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी हैं। उनका विरोध कई वजहों से है, जिसमें इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल कारण शामिल हैं। वेस्टर्न ग्रुप ने अपनी चिंताएं खुलकर जाहिर की हैं, स्टेटमेंट्स जारी किए हैं और डिप्लोमेटिक तरीकों से अपनी नाराजगी भी जताई है। ये विरोध इंडिया के लिए एक मुश्किल डिप्लोमेटिक चुनौती खड़ी करता है, क्योंकि वो अपने डिफेंस खरीद के फैसले ले रहा है। इन प्रभावशाली देशों का एक साथ मिलकर विरोध करना चल रही बातचीत पर एक इंटरनेशनल दबाव डालता है। वेस्टर्न देशों की नाराजगी की एक बड़ी वजह ये चिंता है कि ऐसी डील रशिया की डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करेगी। ये ऐसे समय में हो रहा है जब कई वेस्टर्न देश रशिया को इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा Su-57 के इंटरऑपरेबिलिटी पर पड़ने वाले असर को लेकर भी स्ट्रेटेजिक चिंताएं हैं। इंडियन मिलिट्री के पास कई तरह के हथियार हैं, जिनमें वेस्टर्न देशों से लिए गए कई प्लेटफॉर्म्स भी शामिल हैं। Su-57 जैसे एडवांस्ड रशियन सिस्टम को इनके साथ जोड़ने में टेक्निकल और ऑपरेशनल मुश्किलें आ सकती हैं। वेस्टर्न देशों को ये भी चिंता है कि अगर एडवांस्ड रशियन हार्डवेयर के साथ
इंडिया के दूसरे सिस्टम्स में मौजूद सेंसिटिव वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को रखा गया या जोड़ा गया तो वो खतरे में पड़ सकती है या उसकी स्टडी की जा सकती है। गैप 2S ये चिंताएं ग्लोबल डिफेंस रिश्तों के उलझे हुए जाल को दिखाती हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने सियाटसा यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के तहत पाबंदियां लगाने की खुली धमकी दी है। ये कानून उन देशों को निशाना बनाता है जो रशिया के साथ बड़े डिफेंस सौदे करते हैं। इंडिया को पहले भी ऐसी कैट्सा धमकियां मिल चुकी हैं, खासकर जब उसने रशिया से S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदा था। हालांकि इंडिया ने S-400 डील को आगे बढ़ाया, लेकिन कैट्सा की चुनौती से निपटने के लिए काफी सूझबूझ वाली डिप्लोमेसी की जरूरत पड़ी। पाबंदियों की ये नई धमकी Su-57 की बातचीत में एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर रही है। इंडिया अपने नेशनल सिक्योरिटी हितों के आधार पर डिफेंस खरीद के फैसले लेने का अपना अधिकार रखता है, लेकिन यूएस पाबंदियों के संभावित इकोनॉमिक नतीजों को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सीधे यूएस पाबंदियों के अलावा वेस्टर्न देशों के एक बड़े ग्रुप ने भी सजा देने वाले कदम उठाने के संकेत दिए हैं। अक्टूबर 2024 में और हाल ही में दोहराते हुए स्वीडन और जर्मनी समेत कई देशों ने कहा कि वे Su-57 के लिए कच्चा माल सप्लाई नहीं करेंगे। उन्होंने इसके प्रोडक्शन में शामिल किसी भी देश पर पाबंदियां लगाने की भी धमकी दी। इस मिले जुले रवैये का मकसद दुनिया भर में Su-57 प्रोग्राम में रुकावट डालना है, लेकिन रशिया ने दावा किया है कि वो वेस्टर्न कच्चे माल या पुर्जों पर निर्भर हुए बिना Su-57 फाइटर जेट बना सकता है। आत्मनिर्भरता का ये दावा रशिया के जवाबी नैरेटिव का हिस्सा है। कच्चे माल और टेक्नोलॉजी देने से इनकार करने का वेस्टर्न देशों का रवैया Su-57 के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में शामिल होने पर विचार कर रहे किसी भी देश के लिए एक और मुश्किल खड़ी करता है, जिसमें इंडिया भी शामिल है अगर वो को प्रोडक्शन करता है। मेक इन इंडिया पहल इंडिया की आज की डिफेंस खरीद की रणनीति का एक मुख्य आधार है। ये पॉलिसी देश में मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता पर जोर देती है। किसी भी बड़ी डिफेंस डील के लिए इंडिया अब लोकल प्रोडक्शन पर बहुत जोर देता है। इसका मकसद देश की डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, नौकरियां पैदा करना और विदेशी सप्लायर्स पर लंबे समय की निर्भरता को कम करना है। Su-57 डील अगर होती है तो उम्मीद है कि इसमें मेक इन इंडिया का एक बड़ा हिस्सा होगा। ये इंडिया के खुद एक बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लॉन्ग टर्म विजन से मेल खाता है। सरकार की इस पहल के प्रति प्रतिबद्धता का मतलब है कि किसी भी विदेशी वेंडर को टेक्नोलॉजी शेयर करने और इंडिया के अंदर प्रोडक्शन सुविधाएं लगाने के लिए तैयार रहना होगा। इंडिया की तरफ से रखी गई एक बहुत जरूरी शर्त है पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की मांग। इसमें एयरक्राफ्ट के जरूरी सोर्स कोड्स तक पहुंच भी शामिल है। सोर्स कोड्स तक पहुंच इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। इससे इंडियन एयरफोर्स और देश की डिफेंस रिसर्च संस्थाएं एयरक्राफ्ट को उसकी पूरी लाइफ के दौरान खुद से अपग्रेड कर पाएंगी। ये इंडिया में बने वेपन सिस्टम्स और एवियोनिक्स को प्लेटफॉर्म पर लगाने में भी मदद करता है। ऐसी पहुंच के बिना इंडिया जरूरी अपडेट्स और बदलावों के लिए ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर पर निर्भर रहेगा। गहरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की ये मांग अक्सर दुनिया भर के डिफेंस सप्लायर्स के साथ बातचीत में एक झगड़े का मुद्दा रही है, जो आमतौर पर अपनी खास टेक्नोलॉजी को लेकर काफी सतर्क रहते हैं। गैप 2S इंडिया की फाइटर जेट की जरूरत ने वेस्टर्न एरोस्पेस बड़ी कंपनियों से कड़ी टक्कर को खींचा है। यूनाइटेड स्टेट्स ने पहले अपना F-35 लाइटनिंग बेबी, साथ ही अपने F-16 के खास वर्जन F-21 के रूप में और FA-18 सुपर हॉर्नेट की पेशकश की थी। फ्रांस, जो पहले ही रफाल जेट्स दे चुका है और ऑनर्डर्स के लिए एक उत्सुक दावेदार है। दूसरे यूरोपियन ऑप्शंस में यूरोफाइटर टाइफून, जिसे जर्मनी और यूके समेत एक ग्रुप का सपोर्ट है, और स्वीडन का साब ग्रिपेन शामिल है। इसमें पैसा बहुत बड़ा लगा है। 100 से ज्यादा जेट्स की जरूरत है और हर जेट की कीमत लगभग 600 करोड़ रुपए से 900 करोड़ रुपए के बीच है। ये कई बिलियन डॉलर का मौका है। इस बड़े मार्केट को खोने का डर वेस्टर्न डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए एक बड़ी चिंता है। इंडिया के पिछले अनुभवों ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मामले में वेस्टर्न सप्लायर्स के साथ इंडिया के आज के मजबूत रुख को बनाया है। जैसे इंडिया ने फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन से 36 रफाल जेट्स तो खरीदे, लेकिन डील में पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या सोर्स कोड्स तक पहुंच शामिल नहीं थी। इस वजह से इंडिया की रफाल को खुद से अपग्रेड करने या कुछ देसी मिसाइलों को बिना फ्रांस की मदद के जोड़ने की क्षमता सीमित हो गई है। इसी तरह F-35 के लिए बातचीत के दौरान सुनने में आया था कि यूनाइटेड स्टेट्स लोकल प्रोडक्शन और पूरी टेक्नोलॉजी और सोर्स कोड ट्रांसफर की इंडिया की सभी मांगों को मानने को तैयार नहीं था।
इन अनुभवों ने भविष्य की डिफेंस खरीद में बेहतर शर्तें हासिल करने के इंडिया के इरादे को और मजबूत किया है, ताकि ज्यादा टेक्नोलॉजिकल आजादी मिल सके। सुखोई Su-57 के लिए रशिया का ऑफर इसलिए सबसे अलग है क्योंकि उसने इंडिया की मुख्य जरूरतों को पूरा करने का साफ वादा किया है। मॉस्को ने सुनने में आया है कि सिर्फ एयरक्राफ्ट ही नहीं बल्कि पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी पेशकश की है। इसमें सोर्स कोड्स तक वो पहुंच भी शामिल है जिसकी बहुत मांग थी। इसके अलावा रशिया ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इंडिया में Su-57 के बड़े पैमाने पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपनी तैयारी दिखाई है। सेंसिटिव डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयर करने और देश में प्रोडक्शन को आसान बनाने की ये इच्छा एक बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है। ये सीधे तौर पर क्रिटिकल एरोस्पेस सेक्टर में आत्मनिर्भरता और टेक्नोलॉजिकल मजबूती के लिए इंडिया की पुरानी इच्छाओं को पूरा करती है। ये पूरा पैकेज रशियन प्रस्ताव को नई दिल्ली के नजरिए से खास तौर पर आकर्षक बनाता है। रशियन प्रस्ताव वेस्टर्न मैन्युफैक्चरर्स द्वारा आम तौर पर दिए जाने वाले ऑफर्स से बिल्कुल अलग है, जहां वेस्टर्न कंपनियां अक्सर लाइसेंस्ड असेंबली या कुछ हद तक लोकल प्रोडक्शन का प्रस्ताव रखती है। वहीं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गहराई, खासकर क्रिटिकल मिशन सिस्टम्स के सोर्स कोड्स के मामले में आमतौर पर सीमित होती है। गैप 2S। दूसरी ओर रशिया इस मामले में ज्यादा लचीला दिखाई देता है और शायद वो इंडिया के साथ Su-57 डील को सिर्फ एक लेन देन वाली बिक्री के बजाय एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पर देख रहा है। भविष्य के अपग्रेड्स या यहां तक कि एक नई जनरेशन के एयरक्राफ्ट के लिए कोड डेवलपमेंट की संभावना भी हो सकती है, जिससे ये सहयोग और भी गहरा होगा। इस तरीके ने ऐतिहासिक रूप से इंडिया रशिया डिफेंस रिश्ते की पहचान बनाई है, जिससे टेक्नोलॉजी शेयरिंग में एक भरोसे का लेवल बना है। Su-57 प्रोग्राम का टाइमलाइन भी एक और अहम बात है। रशिया ने सुझाव दिया है कि अगर डील हो जाती है तो प्रोडक्शन काफी तेजी से शुरू हो सकता है, शायद 2025 के अंदर या उसके तुरंत बाद। Su-57 की अनुमानित यूनिट कॉस्ट, जो सुनने में आया है कि लगभग $50 मिलियन है, कुछ वेस्टर्न 5th जनरेशन फाइटर्स की तुलना में एक अच्छा फाइनेंशियल ऑफर भी है, जिनकी कीमतें काफी ज्यादा हो सकती हैं। Su-57E, जो एक्सपोर्ट वर्जन है, उसे हाल ही में मई 2025 में मलेशिया में लाइमा 2025 प्रदर्शनी में दिखाया गया था, जो इस एयरक्राफ्ट को इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करने के रशिया के इरादे को दिखाता है। रशिया यूक्रेन में अपने लड़ाई के अनुभव को भी Su-57 की क्षमताओं के सबूत के तौर पर बताता है, एक ऐसा दावा जिसे इंडिया जैसे संभावित खरीदार बहुत ध्यान से परखेंगे। संभावित Su-57 डील के बड़े जियोपॉलिटिकल मायने हैं। ये बेशक इंडिया और रशिया के बीच दशकों पुरानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करेगा। एक मुश्किल ग्लोबल माहौल में जहां इंडिया कई पावर सेंटर्स के साथ अपने रिश्तों में तालमेल बिठा रहा है, ये कदम मॉस्को के साथ अपने रिश्तों के प्रति उसकी लगातार प्रतिबद्धता का संकेत देगा। लेकिन इसके लिए वेस्टर्न पार्टनर्स के साथ भी सावधानी से डिप्लोमेटिक तालमेल बिठाने की जरूरत होगी। ये फैसला इंडिया के अपने एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA प्रोग्राम की प्रगति से भी प्रभावित होगा। इंडिया का लक्ष्य है कि AMCA उसका अपना 5th जनरेशन फाइटर बने और Su-57 की खरीद एक ब्रिज या एक सहायक क्षमता के तौर पर काम कर सकती है। आखिरकार इंडिया का चुनाव उसकी स्ट्रेटेजिक आजादी और आने वाले दशकों में उसकी एयर पावर के लिए उसके विजन को दिखाएगा।